चलिए, फ़ोन तो बीच में ही ऑफ हो गया था, इस कारण से दिक्कत हो गए थे। ठीक है? अभी हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। क्वेश्चन क्या दिए गए व्यंजक चूर्ण के निर्माण की प्रक्रिया बताना है आपको और इसका 2 उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले व्यंजक चूर्ण क्या होता है? व्यंजक चूर्ण बनता कैसे है? तो देखिए व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना क्या चाहिए? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड याद रखोगे इसका नाम है शुष्क बुझा हुआ चूना। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है और बहुत बार बच्चों को तंग भी करता है। बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ट्रिक से याद क्या रखोगे? एक होता है बुझा हुआ चूना और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना मतलब चुनमा बुझ गया मतलब यानी कि पानी का मात्रा पड़ा होगा, पानी का मात्रा पड़ा होगा यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों विराजमान होगा। तो ये शुष्क बुझा हुआ चूना है। जबकि CaO ये कौन सा चूना है? ये बिना बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ चूना है और जबकि ये शुष्क बुझा हुआ चूना है। तो क्या बोल रहे हैं कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो क्या लिखेंगे कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना में कौन सा गैस प्रवाहित किया जाता है? भैया क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 हो जाएगा। नॉट Cl, इट्स Cl2 क्योंकि गैस है और गैस हमेशा डायटोमिक रूप में रहना पसंद करता है। तो जब शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है लेकिन कितना तापमान? 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर प्रवाहित किया जाता है। तो आपका क्या बनता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र याद रखोगे CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड नहीं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है इसका, अब हम लोग उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग किसमें होता है? तो देखिए होटल वगैरह में जाओगे ना तो होटल में देखना एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का बिछौना मिलेगा, व्हाइट व्हाइट कलर का एकदम कंबल मिलेगा, व्हाइट व्हाइट कलर का नीचे एकदम सोने वाला मिलेगा। तो बहुत कोई देखता है और बोलता है कि अरे यार इतना व्हाइट व्हाइट कैसे हो जाता है? इतना व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि वो सब किसका धुला हुआ रहता है? विरंजक चूर्ण का। तो कपड़ों की साफ-सफाई में किसका इस्तेमाल किया जाता है? विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या है? जल में उपस्थित कीटाणुओं को मारने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। जब हम लोग छोटा रहते थे ना, तो गाँव तरफ में क्या होता था कि मुखिया लोग आते थे और बोलते थे कि लो जाकर के कुआँ में डाल देना और कुआँ वाला पानी वो लोग फिर पीते थे हम लोग। तो क्यों? ये अधिकतर किस दिन में डाला जाता था? बरसात के दिनों में, क्योंकि बरसात के दिनों में देखिएगा कि बहुत ज़्यादा कीटाणु वगैरह आते रहता है, जीवाणु वगैरह पानी के माध्यम से जाते रहता है पानी में, ठीक है? यानी कि कुआँ में, तो कुआँ का जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है। तो इस कारण से विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, ताकि कुआँ का पानी जो है वो क्या रह सके? साफ रह सके, उसके अंदर में जो भी जीवाणु है, वो सारे जीवाणु क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण बात एक ही है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है 5 विलियन दिया गया आपको। कौन-कौन सा विलियन? विलियन ए, बी, सी, डी और 5वां कौन-सा है? ई। तो 5 विलियन दिया गया। जब सार्वत्रिक सूचक की सहायता से जाँच की जाती है, ठीक है? तो इसका पीएच मान किसी का आता है 4, किसी का 1, किसी का 11, किसी का 7 और किसी का कितना आता है पीएच मान? 9। कौन-सा विलियन उदासीन है, कौन-सा प्रबल क्षारक है, कौन-सा प्रबल अम्लीय है, कौन-सा दुर्बल अम्लीय है और कौन-सा दुर्बल क्षारीय। सबसे पहले ये जानिए आप लोग पीएच स्केल क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन से हम लोग लड़ेंगे। पीएच स्केल क्या होता है? तो एक ऐसा स्केल है, एक ऐसा यंत्र है जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है, ठीक है? पीएच स्केल क्या लिखेंगे? किसी विलयन में आप चाहो तो लिख सकते हो, किसी विलयन में। कोई से भी विलयन ले लीजिए, चलिए एक यहाँ पर विलयन हो गया, ठीक है? ये इस प्रकार से विलयन हो गया यहाँ पर। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रहेगी ना, उसी को हम लोग जो बताता है, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताने वाले यंत्र को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं? भाई किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। जो भी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता रहेगी, कितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 डॉट, डॉट, डॉट कितनी है? तो ये जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताएगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। इसका खोज किसने किया? सोरेंस ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पर इसका पीएच स्केल कितना होता है? 0 से लेकर के इसका जो परास होता है, रेंज होता है, याद रखिएगा पीएच स्केल का जो परास होता है, वो 0 से लेकर के कितना होता है? 14 के बीच में होता है। अब भाई 14 तक ही क्यों होता है? 15 तक क्यों नहीं होता है? तो वो हम लोग कभी अलग, अब आप अगला क्लास में जाओगे तो उस टाइम पढ़ोगे, ठीक है? बट अभी आप लोगों के पास उतना समय नहीं है। ये 7 जो हो गया आपका मिडल पॉइंट, तो क्या हो गया? 1,
2, 3, 4, 5, 6 ये 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ठीक है? तो ये जो 7 हो गया आपका क्या कहलाता है? प्योर लवण कहलाता है जिसमें से आपका किसका मान है? ये जल का है। याद रखिएगा रक्त का पीएच मान बहुत बार पूछता है पेपर में, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 7.4 होता है ब्लड का पीएच वैल्यू ठीक है? उसके बाद लास्ट कितना है? 14 ये 14 किसका होता है? याद रखोगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी को हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। यही साबुन के बनाने में भी काम आता है कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका पीएच मान होता है कितना? 14। यदि पीएच मान 0 से 7 के बीच में रहा, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा बट 7 से क्या रहेगा? कम ठीक है? 0 से ज्यादा रहेगा लेकिन 7 से कम यानी कि 0 से 7 के बीच में रहेगा पीएच मान तो वह क्या कहलाएगा? आपका अम्ल कहलाएगा। यदि पीएच मान 7 आएगा तो वो क्या कहलाएगा? लवण। लवण का मतलब हो गया कि वो विलयन क्या है? पूर्ण रूप से उदासीन है। उसके बाद यदि पीएच मान 8 से 14 के बीच में आएगा तो वह क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा। तो पीएच मान 0 से 7 के बीच में आया अम्ल, 8 से 14 के बीच में आया क्षारक और 7 आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? आपका लवण हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब यहाँ पर और भी क्या याद रखना, अगर 0 से 1-2 के बीच में आता है, तो ये कौन-सा अम्ल कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। कौन-सा अम्ल भाई? प्रबल अम्ल। जितना कम पीएच मान कम, पीएच मान कम, तो अम्ल क्या होगा? प्रबल होगा, प्रबल अम्ल होगा और पीएच मान ज्यादा, तो अम्ल क्या होगा? दुर्बल होगा। याद रखोगे उल्टा है। जितना पीएच मान कम होगा प्रबल अम्ल होगा वो, पीएच मान ज्यादा होगा दुर्बल अम्ल होगा। लेकिन क्षार के केस में भाई उल्टा है, पीएच मान ज्यादा तो कौन सा क्षारक हो जाएगा? ये प्रबल क्षारक हो जाएगा। पीएच मान ज्यादा मतलब प्रबल क्षारक और पीएच मान कम मतलब यानी कि कौन सा क्षारक हो जाएगा? दुर्बल क्षारक। एक बार फिर से रिपीट, पीएच मान कम प्रबल अम्ल, पीएच मान ज्यादा दुर्बल अम्ल, पीएच मान ज्यादा प्रबल क्षारक, पीएच मान कम दुर्बल क्षारक। अब यहाँ पर तुम लोग देख करके बता सकते हो ठीक है? चलो ठीक है। वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो अब पता नहीं वो वहीं पर लोग देखेंगे बट बोल रहे हैं वो तो कम से कम समझ में आना चाहिए। तो 0 से 7 के बीच में आया, यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 2 के बीच में आ रहा है, ये कौन सा होगा? प्रबल अम्ल। यहाँ से भाई 3 से 6 इस तरह आ रहा है, ये कौन सा अम्ल हो जाएगा? यहाँ पर आपका दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल हुआ। फिर 7 में गया तो क्या हो गया? उदासीन यानी कि लवण में चला गया। ओके, लेकिन 8 से उसके बाद जैसे 7 से आप लोग बढ़ रहे हैं, 7 से 10 तक के बीच में जा रहे हैं, 11 तक के बीच में जा रहे हैं, तो ये कौन सा क्षारक हो जाएगा? दुर्बल क्षारक हो जाएगा। लेकिन अगर 11 से 14 के बीच में जा रहे हैं तो ये कौन सा क्षारक हो जाएगा? प्रबल क्षारक हो जाएगा। ओके, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक समझ में आ गया होगा। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान कम होता है। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? पीएच मान ज्यादा होता है। लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अनुसार समझते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक, अम्ल का गुण बढ़ेगा, अम्ल का गुण बढ़ेगा मतलब वो अम्ल प्रबल अम्ल होगा। उसके बाद हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी तो दुर्बल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा यानी कि अम्ल की प्रवृत्ति जो होती है, गुण धर्म जो होता है वो घटता है। पीएच वैल्यू ज्यादा मतलब प्रबल क्षारक, पीएच वैल्यू कम यानी कि दुर्बल क्षारक। अब यही क्वेश्चन को हम लोग अब समझते हैं ठीक है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था उसको समझिए ठीक है? तो बोल रहा है कि 4 आया हुआ, 1 आया, 11, 7, 9 तो पहला नंबर में क्या है? उदासीन। तो उदासीन किसका होगा भाई? जब पीएच मान कितना आ जाएगा? 7 तो बिल्कुल सही जवाब है 7 हो जाएगा। दूसरा क्या है? प्रबल क्षारक। तो प्रबल क्षारक क्या हो जाएगा? प्रबल क्षारक क्या हो जाएगा? 11 वाला हो जाएगा। तीसरा में क्या है? प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय क्या बोले थे? पीएच मान कम होना चाहिए। पीएच मान सबसे कम कितना है? 1। प्रबल अम्लीय हो जाएगा। चौथा क्या? दुर्बल अम्लीय। तो अम्ल किसे कहते हैं? 0 से 7 के बीच में आना चाहिए। तो भाई ये एक तो प्रबल अम्लीय हुआ तो ये जो 4 हो जाएगा वो दुर्बल अम्लीय हो जाएगा और पांचवा में क्या है? दुर्बल क्षारीय। तो दुर्बल क्षारीय आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9। 9 आपका क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षारीय। इस प्रकार से हो गया हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा एक और कुछ बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। हो गया? चलिए अब देखिए इसको जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। अब अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। तो अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? जिसमें से पहला पॉइंट दिया गया है कि अम्ल का किसके साथ अभिक्रिया? धातु के साथ अभिक्रिया। जब कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे अम्ल की जगह पर यहाँ पर HCl ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धातु की जगह पर सोडियम ले लेते हैं, तो जब भी सोडियम
किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास चल जाएगा भाई, सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पर क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस होगा, तो हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पर H2 हो जाएगा, क्योंकि गैस डायटोमिक के रूप में रहना पसंद करता है। तो क्या लिखेंगे, ये NaCl जो बना आपका वो क्या हो गया, लवण, और ये कौन सा गैस हुआ, हाइड्रोजन गैस। क्या लिखेंगे इसको सेंटेंस में कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, अम्ल का अम्ल का अभिक्रिया आपको हमको दर्शाना है धातु कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट या तो किसके साथ में, धातु बाई कार्बोनेट के साथ में, ठीक है, धातु कार्बोनेट या तो धातु बाई कार्बोनेट के साथ। तो अम्ल जो है, अम्ल उसी तरह से ले लिए HCl धातु कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, ठीक है। तो जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो याद रखिएगा अम्ल धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, धातु कार्बोनेट हो या तो फिर कौन सा हो, बाई कार्बोनेट हो, तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, CO2 बनाएगा, और उसका क्या बनाएगा वहां पर, ये लवण बनाएगा, क्या बनाएगा, ये लवण। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हो गया भाई, तो ये पॉजिटिव, ये देखिए H और ये CO3, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट, यहाँ पर Na और यहाँ पर Cl, तो NaCl ये तो आपका लवण हो गया, प्लस में अब क्या बचा वहां पर, H2O प्लस CO2। कई लोगों का सवाल क्या रहेगा पता है सर, HCO3 क्या हो गया, भाई इसी को गर्म हो गया, यही चीज गर्म हो गया तो HCO3 अगेन टूट गया, H2O और CO2 में टूट गया, वही हम लिख दिए, ठीक है। तो अम्ल जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट हो या तो फिर धातु बाइकार्बोनेट हो, हमेशा धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, MgSO4 प्लस NaHCO3 धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट कहा जाता है, धातु बाइकार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो अभिक्रिया करेगा क्या होगा, प्लस माइनस, ये इसका माइनस इसके प्लस के साथ में चला जाएगा, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस इधर H2 और उधर CO2, मतलब जल बना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। अब हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि हाइड्रोजन गैस बना हुआ, तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा उसके सामने आप जलता हुआ मोमबत्ती को ले जाइएगा, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो पाइप के सामने, कोई पाइप लगा दीजिए, पाइप के अंदर से निकालिए हाइड्रोजन गैस, उसके सामने जब जलता हुआ मोमबत्ती को लगाइएगा तो उसके सामने एक पॉप साउंड क्रिएट होगा, कौन सा साउंड, पॉप, इस तरह करके टक टक का पॉप साउंड क्रिएट होगा। तो मतलब हाइड्रोजन गैस जलती हुई मोमबत्ती के सामने में कौन सा गैस क्रिएट करती है, कौन सा गैस उत्पन्न करती है, किस प्रकार का आवाज आता है वो गैस से, पॉप ध्वनि आती है, कौन सी ध्वनि, पॉप ध्वनि, पॉप ध्वनि बजेगा, समझ जाइएगा कि कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पहचान सर कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जानने के लिए एक तरीका है, क्या है तरीका, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक उसी प्रकार से उस पाइप के अंदर से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कीजिए, जो शुष्क बुझा हुआ चूना रहेगा, यानी कि इस चूना में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर कीजिएगा ना, तो ये जो चूना का रंग है वो दूधिया हो जाता है, यानी कि CaCO3 प्लस उधर आपका क्या बनेगा वहां पर, CaCO3, ठीक है, और उधर में H2O, जल की मात्रा निकलेगी और जो जल है वो भाप बन करके तो आपका उड़ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, CaCO3। घर में पचौड़ा करते हैं ना, तो देखिए घर में पचौड़ा कीजिएगा तो एक दिन में लाइट नहीं आएगा, जब सूख जाएगा पचौड़ा तब लाइट आता है, क्यों, क्योंकि जब पचौड़ा करिएगा तो उसमें जल की मात्रा रहती है, वो जल जो भाप बन के उड़ जाता है उसके बाद वो लाइटनिंग देता है, ठीक है। तो जब भी शुष्क बुझा हुआ चूना में कौन सा गैस प्रवाहित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है, ओके, याद रखिएगा। दो कंप्लीट हो गया, अम्ल का रासायनिक गुणधर्म में। तीसरा क्या याद रखिएगा कि अम्ल जो है किसके साथ अभिक्रिया करती है, क्षारक के साथ, तो ये तो हम लोग अभी अभी जस्ट पढ़े थे कि अम्ल जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, भाई लवण बनाती है, और क्या बनाती है यहाँ पर आपके लिए, जल बनाती है। अम्ल की जगह पर HCl ले लिए, क्षारक की जगह पर NaOH ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के पास लवण हो गया NaCl, और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोक्साइड H और OH मिलकर के H2O बना लिया, ठीक है। तो अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट। पहला क्या है, अम्ल धातु के साथ क्या लिखेंगे,
अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस का पहचान कैसे करेंगे? हाइड्रोजन गैस के सामने एक जलता हुआ मोमबत्ती ले जाएंगे तो पॉप साउंड क्रिएट होगा, पॉप ध्वनि आएगा तो समझ जाएंगे वो हाइड्रोजन गैस है। दूसरा क्या है कि अम्ल धातु कार्बोनेट या तो धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? जल बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाती है? लवण बनाती है। इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि जो जल कार्बन डाइऑक्साइड लवण बना हुआ है वो कब बनेगा? जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फिर पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग किसमें प्रवाहित करेंगे? शुष्क बुझा हुआ चूना में, तो शुष्क बुझा हुआ चूना का रंग कैसे हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा, तो समझ जाएंगे। तीसरा क्या है कि अम्ल जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण एवं जल बनाते हैं। अब क्षारक के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला पॉइंट क्या बताएंगे भाई? अम्ल का जो तीसरा पॉइंट बताए ना वही तो क्षारक का पहला पॉइंट बन जाएगा कि अम्ल जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। HCl ले लो प्लस NaOH ले लो तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर NaCl प्लस में क्या बन जाएगा? जल यानी कि H2O। दूसरा क्या है कि क्षारक प्लस धातु। क्षारक जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बट याद रखिएगा सारे क्षारक नहीं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में धातु, जैसे कि यहाँ पर आपका जिंक ले लेते हैं। चलिए कौन सा धातु हो गया? जिंक हो गया। यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला दिमाग नहीं काम करेगा। ZnOH का ऑल्ट वैस बन जाएगा सर प्लस एन। ये भाई ये गलत हो गया। फिर से तो क्षारक ही हुआ ना, लवण कहाँ पर बना? लवण किसको कहते हैं? जिसमें ना तो हाइड्रोजन आयन हो ना तो हाइड्रोक्साइड आयन हो, उसे हम लोग लवण कहते हैं। तो यहाँ पर कैसे बनेगा? सुनिए, तो यहाँ पर सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? सोडियम। इससे कौन अभिक्रियाशील कम कौन है? तो जिंक है। तो क्या लिखेंगे पहले हम लोग? सोडियम Na। उससे कम कौन है? जिंक। और उससे कम ऑक्सीजन। प्लस में आपका क्या बना यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कैसे करेंगे भाई? हर चीज अपने आप में न्यूट्रल होता है तो इसको भी तो न्यूट्रल करना होगा ना। तो बैलेंस करने के लिए देखिए, सोडियम का संयोजकता कितना होता है? 1। जिंक का संयोजकता 2, तो 1 और यहाँ पर 2 3, और ऑक्सीजन का संयोजकता -2 होता है। तो टोटल प्लस का चार्ज गिनो, 1 और यहाँ पर 2, तो टोटल प्लस के चार्ज कितने हो गए? 3, और यहाँ पर टोटल माइनस चार्ज कितना हुआ? 2। बैलेंस नहीं है, करंट मारेगा। बैलेंस रहेगा तब करंट नहीं मारेगा, बैलेंस नहीं रहेगा तब तुमको टकटकाएगा। तो करंट भाई, ये ऐसा रिएक्शन अगर रहेगा, क्या आप जान रहे हो कि इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए। सोडियम यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है? 2। इसको कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर अगर जरा सा दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ पर 4 आ जाए, कहीं पॉजिटिव चार्ज में यहाँ 4 आ जाए तो 2 को, इस 2 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बनाया जा सकता है। तो हम लोग कैसे एक काम करते हैं, अगर इस 1 को हम लोग 2 से गुना कर दें तो 2 एकम 2 हो जाएगा, मतलब सोडियम के नीचे में कितना बैठा देंगे? 2। तो 2 एकम 2 हो गया और 2 यहाँ पर, तो 2 और 2 टोटल प्लस चार्ज कितना हो गया? 4। टोटल प्लस का जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया? 4। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में -2, तो ऑक्सीजन के नीचे भी बैठा देते हैं 2। एक ऑक्सीजन में -2 तो 2 ऑक्सीजन में फिर 2 हो जाएगा। तो यानी -2 कितना हो गया? -4 बन गया ना? इस प्रकार के, ठीक है। तो क्षारक जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन क्या सभी क्षारक बनाते हैं क्या लवण एवं हाइड्रोजन गैस? नहीं, सभी क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर है तीसरा पॉइंट कि याद रखिएगा क्षारक जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट हो, धातु कार्बोनेट, या तो फिर धातु बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट, ये सबके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये सबके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब एक आध दो क्वेश्चन बचा हुआ कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, उसको खुद से कर लीजिए, बट अभी मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि दैनिक जीवन में हमारा जो पाचन है वो किसके ऊपर काम करता है? पीएच के ऊपर में। हमारा शरीर का जो पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से, याद रखिएगा 7.8 के बीच में ही हमारा शरीर कार्य करता है। यदि यदि हम लोगों का पीएच मान 7 से कम हुआ या तो 7.8 से ज्यादा हुआ, 7 से कम हुआ तो भी शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और 7.8 से ज्यादा हुआ तो भी शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.8 के बीच होता है। वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 5.6 होता है। ठीक है। यदि अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो गया, रेन का पीएच मान, ठीक है, रेन का, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हुआ तो वर्षा का जल कौन सा वर्षा कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। यही सब तो है अम्लीय वर्षा, यही सब है।
पीएच का महत्व कि यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हुआ तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, तीसरा, यदि मुंह का पीएच मान, हमारा ये जो मुंह है, तो उस मुंह का पीएच मान 5.5 से भी कम हुआ तो वह क्या फिर हो जाएगी, वो फिर हम लोगों का दंत क्षय क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। दंत क्षय मतलब दांत वगैरह झड़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। देखिएगा सुबह उठिएगा तो आपका मुंह जो है वो गमकने लगता है। ऐसा क्यों होने लगता है, बास क्यों मारने लगता है? क्योंकि उस टाइम जो होता है ना, आप लोग जो खाना-वाना हम लोग खाते हैं, वो खाना में उपस्थित जीवाणु वगैरह जो भी रहते हैं, वो मुँह में ही चिपक जाते हैं, ठीक है? तो इस कारण से वो सब क्या देने लगते हैं, गंध मारने लगते हैं। तो उस सुबह के टाइम में हम लोग उठते हैं और ब्रश करते हैं, खूब बढ़िया से रगड़ते-वगड़ते हैं, ताकि उसका जो भी कीटाणु-उटाणु है, वो बाहर जा सके। लेकिन तो वही हम बोल रहे हैं कि यदि उसका पीएच मान 5.5 से कम हो गया, तो दंत क्षय क्या हो जाता है हम लोगों का? दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। दंत क्षय मतलब दाँत झड़ना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, इससे एक और 1 नंबर ये सवाल बन गया कि दाँत का जो इनेमल बना होता है, वो दाँत का इनेमल किसका बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। दाँत का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो कैल्शियम हाइड्रॉक्सी पोटाइट होता है, कैल्शियम हाइड्रॉक्सी पोटाइट, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा कि अलग-अलग पेड़-पौधों के लिए पीएच मान भी क्या होना चाहिए? अलग-अलग होना चाहिए। अब जाकर के धान को लगा दीजिएगा बरिये में तो फरेगा क्या? नहीं। चे टमाटर ये सब है, टमाटर को लगा दीजिएगा कंकड़ वाला मिट्टी में तो फरेगा क्या? नहीं फर पाएगा। तो जो भी पौधे होते हैं उन अलग-अलग पौधों के लिए पीएच मान अलग-अलग चाहिए होती है। ओके, चलिए ये चैप्टर हम लोगों का रिवीजन हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।